RLC सीरीज सर्किट। RLC सीरीज सर्किट में जो हमने इंपीडेंस निकाला था, जब भी कभी क्या होता है कि रेसिस्टेंस और रिएक्टेंस का कॉम्बिनेशन होता है, मतलब किसी भी सर्किट में अगर सिर्फ रेसिस्टेंस नहीं है, रेसिस्टेंस के साथ या तो इंडक्टेंस है, या रेसिस्टेंस के साथ कैपेसिटेंस है, या रेसिस्टेंस के साथ इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस दोनों है। ठीक है, तो जो कंबाइंड रेसिस्टेंस आता है पूरे सर्किट का उसको इंपीडेंस बोलते हैं। तो आरएलसी सर्किट का जो इंपीडेंस आया था, इंपीडेंस ये आया था, इंपीडेंस Z is equal to अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। ये हमारा इंपीडेंस आया था आरएलसी सीरीज सर्किट का। ठीक है, और मैं क्या कह सकता हूँ उसको, Z is equal to अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा एल, इसको मैं बोल सकता हूँ एक्सएल की जगह ओमेगा एल, और एक्सी की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन ओमेगा सी। तो एक्सी की जगह मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन ओमेगा सी, इसका होल स्क्वायर। तो z को ये भी बोला जा सकता है, z को ये भी बोला जा सकता है। फिर क्या होता है कि यहाँ तक करने के बाद में फिर हमें ये देखना था इसमें कि देखिए जो जो ये आपका आरएलसी सर्किट होता है, आरएलसी सर्किट में एक पर्टिकुलर कंडीशन आती है। ये पूछा जाता है कि मैक्सिमम करंट कब होता है। मैक्सिमम करंट जिस कंडीशन पर मैक्सिमम करंट मुझे मिल जाए उस कंडीशन को मैं रेजोनेंट कंडीशन बोलता हूँ। तो रेजोनेंट कंडीशन देखेंगे इसकी। अगला है इसी में आरएलसी को आगे कंटिन्यू करते हुए रेजोनेंस कंडीशन ऑफ एन आरएलसी सीरीज सर्किट। तो रेजोनेंस कंडीशन होती क्या है, an RLC circuit, an RLC series AC circuit is said to be in resonance condition, said to be in resonance condition when current is said to be in resonance condition when current through it is maximum। जब इसके थ्रू फ्लो करने वाला करंट जो है वो मैक्सिमम होता है। किसी भी आरएलसी सीरीज सर्किट में जब भी जो करंट फ्लो कर रहा है उसमें से वो करंट जब मैक्सिमम होता है तो उस कंडीशन को मैं रेजोनेंस कंडीशन बोल देता हूँ। अब जब मैंने ये कहा कि पूरे के पूरे आरएलसी सीरीज सर्किट का जो इंपीडेंस है, यानी कि एक तरह से जो रेजिस्टेंस है वो ये है, आइदर दिस और दिस, तो उसका मैक्सिमम करंट क्या हो जाएगा। मैक्सिमम करंट के लिए आप जानते हैं कि हम करंट यूज करते हैं आई नॉट। तो हम ये कहेंगे करंट थ्रू आरएलसी सीरीज सर्किट, इसके थ्रू जो करंट होगा उसको मैं आई नॉट बोलूंगा। आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन जेड, मतलब आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर। तो हम ये कहते हैं कि
करंट जो है ना, करंट कभी भी ईएमएफ से ज्यादा नहीं हो सकता। और करंट जो है वो मैक्सिमम हमको कब मिलता है, जब पूरा का पूरा जो हमारा इम्पीडेंस है, वो इम्पीडेंस ना रहकर वो एक प्योरली रेसिस्टिव सर्किट बन जाए। जब प्योरली रेसिस्टिव सर्किट होता है तो उसी में हम ये बोलते हैं कि हमारा जो करंट है वो ईएमएफ के साथ इन फेज होता है। तो उसी केस में जो करंट है वो मैक्सिमम हमको मिल सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि और रेजोनेंस और रेजोनेंस कंडीशन के लिए जो सर्किट है, सर्किट must behave like a purely resistive circuit, like a purely resistive circuit। मेरी बात ध्यान से समझिएगा कि कहीं पर करंट ज्यादा चला जाता है, लीड बिहाइंड कर जाता है, लीड अहेड होता है कहीं पर। इस केस में कैपेसिटर के केस में करंट लीड्स अहेड द ईएमएफ, इंडक्टर के केस में करंट लैग्स बिहाइंड द ईएमएफ। लेकिन जो वैल्यू है, वो वैल्यू जो करंट की मैक्सिमम वैल्यू जो होती है, जो उसका मैग्नीट्यूड होता है, वो हमेशा ईएमएफ से कम ही कम होता है, ज्यादा नहीं होता उससे, वो उससे कम ही कम होता है। तो हम ये कहेंगे कि देखिए करंट रहेगा तो ईएमएफ से कम ही कम, लेकिन जब वो इन फेज होता है ना, जब करंट और ईएमएफ दोनों इन फेज होते हैं, तब करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंचता है। तो हम ये कहेंगे कि एक आरएलसी सीरीज सर्किट अगर एक प्योरली रेसिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करने लगे, तो हम ये कहेंगे कि तब हमारा जो करंट है वो हमको मैक्सिमम मिलेगा। प्योरली रेसिस्टिव सर्किट की तरह वो कब बिहेव करेगा, जब ये मेरा टोटल इंपीडेंस जो है ये रेसिस्टेंस के इक्वल हो जाए, मतलब इसमें ये वाली टर्म खत्म हो जाए। तो जब ये वाली टर्म खत्म हो जाए तो इसको खत्म करने के लिए क्या करेंगे, ये ओमेगा एल क्या हो गया, रिएक्टेंस हो गया इंडक्टेंस की वजह से, 1/ओमेगा सी क्या हो गया, रिएक्टेंस हो गया कैपेसिटेंस की वजह से। ये दोनों टर्म खत्म हो जाए, तो इन दोनों टर्म्स को खत्म करने का क्या तरीका है, ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी इज इक्वल टू 0। ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, जब ये 0 हो जाएगा तो यहां से मैं ये कहूंगा, इसको मैंने ये कह दिया कि ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए कि ये कंडीशन हो गई रेजोनेंट कंडीशन। अब क्या करेंगे, जब ओमेगा एल माइनस ओमेगा सी, जब इसको यहाँ पर डाल देंगे 0 के बराबर, तो आई नॉट कितना हो जाएगा, आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, क्योंकि ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी आपका टोटली 0 हो गया, ये अंडर रूट आर स्क्वायर बचा। तो आई नॉट क्या हो गया, आई नॉट हो गया ई नॉट अपॉन आर। मतलब अब ये सर्किट आपका प्योरली रेसिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है, दैट्स व्हाई द करंट विल बी मैक्सिमम। तो अब जो वैल्यू आएगी ये मैक्सिमम करंट होगा। ठीक है जी, एक तो ये हो गया। फिर हम ये करते हैं, रेजोनेंस कंडीशन की बात करते हैं। रेजोनेंस कंडीशन तो ये हो जाएगा ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी इज इक्वल टू 0। इसको इधर ले जाओ, ओमेगा एल इज इक्वल टू 1/ओमेगा सी। अब क्या करिए, इस ओमेगा को इधर ले आओ, एल को इधर ले जाओ, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/एल सी। ओमेगा क्या हो गया, 1/√एल सी। ये समझ में आ गया बेटा, दोनों को ये चीज समझ में आ गई। यस सर। सर मुझे एक चीज पूछनी थी। हाँ जी बताइए। सर ये तो हमारी एक रेजोनेटिंग कंडीशन हो गई, मतलब ये तो डिफाइंड हो गई ना कि ये चीज 0 के मतलब इक्वल होगी तो ये हमारा प्योरली रेसिस्टिव होगा। लेकिन सर ये हम 0 किस कंडीशन में मानेंगे, इन द सेंस कब ऐसा होगा कि ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी का स्क्वायर 0 के बराबर होगा। वो तब हो जाएगा कि जब रिएक्टेंस जो है ना, जो मतलब जो रिएक्टेंस है, जब एक्सएल और एक्ससी दोनों इक्वल हो जाए, एक्सएल और एक्ससी जब दोनों इक्वल हो जाए, जब दोनों इक्वल हो जाएंगे तो एक्सएल माइनस एक्ससी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा।
ठीक है सर। समझ गए ना? जैसे हमने ये देखा था, आपको मैंने एक काम तो मैंने करा था और एक काम आपको दिया था कि मैंने करा था VL इज ग्रेटर देन VC, उसके लिए फेजर डायग्राम मैंने बनाया था, और VC ग्रेटर देन VL के लिए फेजर डायग्राम आपने बनाया था। तो V जो V है वोल्टेज हो गया, वो रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसी तरीके से अगर हम कहें कि XL XC के बराबर हो जाए, दोनों की वैल्यू को हम सेम ले लें, तो रेजोनेंस कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। ये समझ में आ गया? आकाश क्लियर है? हाँ यस सर। ठीक है। 1 मिनट रुकिए, मैं जरा पानी पी रहा हूँ। मान लीजिएगा ये तो हमारी हो गई ओमेगा। ओमेगा क्या हो गई? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब अगर मान लीजिए आपसे जो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी होती है, अगर फ्रीक्वेंसी आपसे पूछी जाए तो क्या करेंगे? हम जानते हैं कि ओमेगा की वैल्यू क्या होती है? 2 पाई एफ। 2 पाई एफ या 2 पाई न्यू बोल दीजिए, एक ही बात। 2 पाई एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट एलसी। तो एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट एलसी। ये हो गया। अब ये रेजोनेंस कंडीशन हो गई। इस रेजोनेंस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए हम ये कहेंगे कि फिर एक रेजोनेंट सर्किट की क्या-क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं, कि प्रॉपर्टीज क्या-क्या हो सकती हैं। प्रॉपर्टीज देखते हैं। 3-4 पॉइंट्स आपको बताऊंगा, और वो पॉइंट्स ऐसे हैं जो हम इसको पढ़ते टाइम वैसे भी नॉर्मली डिस्कस कर चुके हैं, तो उसमें कोई ऐसा नया नहीं है। पर कई बार कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ ली जाती है, एक सीरीज रेजोनेंस सर्किट की कैरेक्टरिस्टिक पूछ ली जाती है। तो ये हो जाएंगी हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ a series resonant कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सीरीज रेजोनेंट सर्किट। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है? पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि रेजोनेंस कब होता है? जो अभी आप पूछ रहे थे वही वाली चीज है ये। रेजोनेंस अकर्स resonance occurs when XL is equal to XC। रेजोनेंस कब होता है? जब XL XC के इक्वल होता है। तो सीधी सीधी बात है कि XL का मतलब ही क्या है? ओमेगा L, और XC का मतलब ही क्या है? कि 1 अपॉन ओमेगा C। तो XL माइनस XC इज इक्वल टू 0। मतलब क्या है? इसको इधर ले आएंगे तो XL इज इक्वल टू XC ही हो जाएगा। ओमेगा L इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा C। तो पहला तो कैरेक्टरिस्टिक ही हो गया। दूसरा, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी FR is equal to 1 upon 2 pi under root LC। 1 upon 2 pi under root LC। तो ये जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, इसको बताने के लिए कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, सब्स्क्रिप्ट में R लगा देते हैं। FR हो गया। दूसरा, अगली जो प्रॉपर्टी है इसमें हम ये कहेंगे कि impedance is minimum and circuit is purely रेसिस्टिव। इम्पीडेंस मिनिमम होता है और सर्किट जो है वो प्योरली रेसिस्टिव होता है। ये भी हम कैरेक्टरिस्टिक इसकी देख चुके हैं। दूसरा, आई मैक्सिमम करंट, इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है? इसकी वैल्यू हो जाती है E नॉट अपॉन R। ये भी हम निकाल चुके हैं। ठीक है। और इस तरीके से सर करंट की वैल्यू हो गई। इसी तरीके से हम ये मैक्सिमम पावर कितनी हो जाएगी? सर हाँ जी, सर आज मैं रिकॉर्डिंग देख लूं क्योंकि मुझे एक काम आ गया था सर, कल स्कूल जाना है तो उसके लिए बस पूछनी थी।
और फोटोकॉपी करवानी है कंसेंट फॉर्म। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो सर मैं रिकॉर्डिंग देख लूँ आज? हाँ हाँ देख लेना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है सर। ठीक है, ओके। तो जो पावर है मैक्सिमम वो कितनी हो जाती है? वो हो जाती है E/RMS का स्क्वायर। तो नीचे लिख देता हूं मैं इसको। मैक्सिमम पावर हो जाएगी E/RMS का स्क्वायर अपॉन R। ये हम जानते ही हैं कि पावर अगर हमको निकालनी होती है तो पावर V² अपॉन R होती है। तो ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, पूछी जाती है कई बार रेजोनेंस कंडीशन के साथ में। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सीरीज रेजोनेंस सर्किट को पूछा जाता है, तो उसमें ये 5 पॉइंट्स मेंशन कर देना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है जी? चले आगे। यस सर। अच्छा, अब उसके बाद हम ये देखते हैं कि रेजोनेंस जो है ना, रेजोनेंस कितना ज्यादा होता है, कितना ज्यादा होता है या कितना कम होता है। मतलब रेजोनेंस की शार्पनेस देखी जाती है कि रेजोनेंस कितना शार्प हुआ है, ये देखा जाता है। तो रेजोनेंस की शार्पनेस मेजर करने के लिए हम एक ना फैक्टर डिफाइन करते हैं नया। उस फैक्टर को हम बोल देते हैं क्वालिटी फैक्टर या क्यू फैक्टर। रेजोनेंस की शार्पनेस को डिफाइन करने के लिए कि रेजोनेंट कितना शार्प है या कितना शार्प नहीं है। शार्प का मतलब क्या है और नॉट शार्प का मतलब क्या है, बस 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। अभी देखिएगा जरा। देखिए ये है। अब मैं अगला जो नेक्स्ट इसमें टॉपिक है सीरीज आरएलसी सर्किट को ही आगे एक्सटेंड करते हुए नेक्स्ट टॉपिक है शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस इसको डिफाइन करने का जो फैक्टर होता है उसको बोलते हैं हम क्यू फैक्टर। इसको हम बोलते हैं क्यू फैक्टर। क्यू मतलब क्वालिटी फैक्टर। इसमें हम ये कहते हैं द शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस is defined the sharpness of resonance is defined by a factor called quality factor or Q factor is defined by a factor called quality factor or Q factor। ठीक है, अब जरा एक डायग्राम देखिएगा। हमने कहा कि जो रेजोनेंस कंडीशन होती है, रेजोनेंस कंडीशन में मैं बेसिकली क्या देखता हूँ, या तो ओमेगा की वैल्यू देखता हूँ या इस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू देखता हूँ। ये ओमेगा हो गई मेरी एंगुलर फ्रीक्वेंसी और ये हो गई नॉर्मल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो हम रेजोनेंस कंडीशन में कैलकुलेट क्या करते हैं, रेजोनेंस कंडीशन में हम ओमेगा कैलकुलेट करते हैं। ओमेगा क्या आ जाता है 1/√LC। ठीक, तो इसका मतलब हम रेजोनेंस कंडीशन में ओमेगा कैलकुलेट करते हैं और फिर इस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि अंडर रेजोनेंस कंडीशन माय करंट इन द सीरीज आरएलसी सर्किट विल बी मैक्सिमम। तो करंट मैक्सिमम होगा। तो रेजोनेंस कंडीशन को हम इनपुट लेकर और करंट को आउटपुट लेकर, मतलब रेजोनेंस कंडीशन में जो ये ओमेगा है, ओमेगा और करंट इन दोनों के बीच में ग्राफ बनाएंगे। तो यहाँ हो गया ओमेगा और यहाँ हो गया हमारा करंट आई नॉट। ठीक है, यही हम इसमें कैलकुलेट करते हैं, ओमेगा ओमेगा कैलकुलेट करते हैं। और रेजोनेंस की डेफिनेशन ये है कि कुछ एक कंडीशन ऐसी होती है जिस कंडीशन पर आकर सीरीज आरएलसी सर्किट में मेरा जो करंट है वो मैक्सिमम हो जाता है।
तो उस कंडीशन को रेजोनेंस कंडीशन बोलते हैं। तो हम उसमें ओमेगा कैलकुलेट करते हैं और आई नॉट से वी आर कंसर्न अबाउट आई नॉट। तो अब जरा ये देखेंगे कि जितना ज्यादा रेसिस्टेंस, जब मैंने करंट को बता दिया कि करंट की वैल्यू ये है ई नॉट अपॉन आर, करंट की वैल्यू ये है ई नॉट अपॉन आर, इसका मतलब क्या है, रेसिस्टेंस जितना कम होगा, क्योंकि आई और आर दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गए, रेसिस्टेंस जितना कम होगा हमारा करंट उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, तो इसमें कर्व ना इसका इस तरीके से बनता है, देखिएगा। एक लाइन इस तरीके से खींचूंगा, इससे कुछ समझाना चाह रहा हूँ मैं। मैंने ये कहा कि ये जो वैल्यू है ना यहाँ पर, ये जो कर्व इस तरीके से वेरी कर रहा है, ये वाला जो कर्व इस तरीके से वेरी कर रहा है, ये क्या है भाई, ओमेगा की वैल्यू अगर 0 है तो करंट मेरा इतना, ओमेगा की वैल्यू कुछ मैंने बढ़ा दी तो करंट इतना, ओमेगा मतलब ये सबसे ऊपर वाले कर्व की बात कर रहा हूँ पहले, ओमेगा की वैल्यू और बढ़ा दी तो करंट इतना, ओमेगा की वैल्यू और बढ़ा दी तो करंट इतना। तो करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू जो ले रहा है वो यहाँ पर ले रहा है, करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो इस फ्रीक्वेंसी को मैं ओमेगा आर बोल दूंगा, दिस इज माय रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। फिर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर ही करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू लेता है। भाई ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट एलसी होगा तो करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू यानी कि ई नॉट अपॉन आर पर पहुंचेगा। तो एक तो ये हो गया, फिर हम ये कहेंगे कि एक तो ये केस है, ये केस क्या है, इसको मैं बोल दूंगा लो आर। एक ये वाला केस है, इसको मैं बोल दूंगा मॉडरेट आर। और एक ये तीसरा केस है, इसको मैं बोल दूंगा हाई आर। ठीक है, आर मतलब रेजिस्टेंस। तो रेजोनेंस कंडीशन में होता क्या है, रेजोनेंस कंडीशन में हमारा सर्किट जो है वो प्योरली सर्किट, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करने लगता है। तो हमारा ना तो इंडक्टेंस से कोई मतलब होता, ना हमारे कैपेसिटेंस से कोई मतलब होता। तो मैंने ये कहा कि मैं जानता हूँ कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर मेरा जो करंट है वो मैक्सिमम आ जाएगा। तो फिर हम ये तीन कर्व क्यों लेकर चल रहे हैं, हम ये तीन कर्व इस वजह से लेकर चल रहे हैं कि जो करंट है ना वो मैक्सिमम आएगा, वो तो मैंने मान लिया कि करंट मैक्सिमम आएगा, लेकिन अगर रेडियस, वो सॉरी रेडियस कह रहा हूँ, रेसिस्टेंस अगर वेरिएबल है, ये जो रेसिस्टेंस है अगर ये वेरिएबल है तो रेसिस्टेंस को मैं चेंज करता रहूंगा। रेसिस्टेंस अगर मैंने बहुत ज्यादा, जितना ज्यादा मैं रेसिस्टेंस को कम करूंगा मेरा ये जो आई नॉट है ये उतना ही हाई जाएगा। तो बहुत कम रेसिस्टेंस पर मेरा जो करंट है, ये करंट इतना शार्प कर्व बन जाएगा इसका। देख रहे हैं ना, ये काफी शार्प हो गया कर्व। शार्प का मतलब ये है कि ऊपर की तरफ जा रहा है और काफी पॉइंटेड सा कर्व दिखाई दे रहा है। उसके बाद अगर मैं रेसिस्टेंस को बढ़ाता हूँ, रेसिस्टेंस को बिल्कुल मिनिमम रखा, बहुत कम रखा, तो मेरा करंट मैक्सिमम हो गया। ठीक, अच्छा, और अगर मैंने रेसिस्टेंस को बढ़ाना शुरू करा तो रेसिस्टेंस को अगर मैं बढ़ाऊंगा तो करंट कम होता चला जाएगा। तो देखिएगा मैक्सिमम वैल्यू करंट की थोड़ी सी कम हो गई। लेकिन जब कम भी, जब मैंने बढ़ा भी दिया ना रेसिस्टेंस को, जब मैंने रेसिस्टेंस को बढ़ा भी दिया तब भी ओमेगा आर पर हमारा इन सब वैल्यूज का मैक्सिमम यहीं पर आ रहा है। मतलब मॉडरेट रेसिस्टेंस के लिए मैक्सिमम ओमेगा आर पर ही आ रहा है। फिर मैंने क्या करा, मैंने रेसिस्टेंस को बहुत हाई कर दिया, बहुत बढ़ा दिया। तो रेसिस्टेंस को जब मैंने बहुत बढ़ा दिया तो करंट की वैल्यू काफी कम हो गई, बहुत कम हो गई। एंड दिस कर्व इज समवॉट ब्लंट, ब्लंट शेप हो गई इसकी। तो यहाँ पर शार्प होता है यहाँ पर मॉडरेट होता है और यहाँ पर ब्लंट हो जाता है कर्व। ब्लंट मतलब शार्प का उल्टा हो गया। तो आप ये समझिएगा कि ये लो लो रेजिस्टेंस पर करंट मेरे को इतना शार्प मिलेगा, मॉडरेट पर ऐसा और हाई पर इस तरीके से।
बताइए जी, ये समझ में आ गया? ये समझ गया आकृति? यस सर। है ना? अच्छा, अब ये करने के बाद में अब ये क्वालिटी फैक्टर क्या होता है? क्वालिटी फैक्टर देखते हैं। क्वालिटी फैक्टर ये है कि ये जो हाईएस्ट पॉइंट है, इस हाईएस्ट पॉइंट पर जो हमारी फ्रीक्वेंसी होगी ना, इस हाईएस्ट पॉइंट पर जो हमारी फ्रीक्वेंसी होगी वो तो ओमेगा आर होगी। मैं इससे थोड़ी सी पहले वाली फ्रीक्वेंसी लेता हूँ, इससे थोड़ी सी पहले वाली, और इससे थोड़ी सी बाद वाली फ्रीक्वेंसी लेता हूँ। इससे थोड़ी सी पहले वाली फ्रीक्वेंसी को ओमेगा 1 बोलती है और थोड़ी सी बाद वाली फ्रीक्वेंसी को ओमेगा 2 बोलती है। ठीक, मैं एक काम करता हूँ, इसमें थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, एक ग्राफ अलग बना देता हूँ। ये मैंने सबसे शार्प जो मेरे को मिल रहा है, सबसे ऊपर वाला, मैं इसके लिए क्वालिटी फैक्टर कैलकुलेट करूंगा, और क्वालिटी फैक्टर से ही ये पता चलेगा हमको कि हमारा करंट कितना ज्यादा मिल रहा है या कितना कम मिल रहा है। ठीक है, एक डेफिनेशन लिखता हूँ, उस डेफिनेशन से कुछ अगर समझ में आए तो बताना, नहीं आए तो भी बता देना। द क्यू फैक्टर the Q factor of a series resonant circuit the Q factor the Q factor of a series resonant circuit is defined as the ratio of the resonant frequency is defined as the ratio of the resonant frequency to the difference in two frequencies to the difference in two frequencies taken on both sides of the resonance frequency taken on both sides of the resonant frequency taken on both sides of the resonant frequency such that each frequency such that at each frequency such that at each frequency such that at each frequency the current amplitude becomes the current amplitude becomes 1 upon root 2 times 1 upon root 2 times the value at resonant frequency. The value at resonant frequency. ये बता दो, ये जो मैंने इतनी बड़ी सी डेफिनेशन लिखी है, ये समझ में आ रही है कि नहीं? नहीं आ रहा है तो मैं बताता हूँ। नहीं सर, सर पूरी तरीके से नहीं आई। देखिए सुनो, इसमें क्या है, द क्यू फैक्टर ऑफ अ सीरीज रेजोनेंट सर्किट is defined as the ratio of the resonant frequency. क्वालिटी फैक्टर किस तरह से डिफाइन करा जाता है? क्वालिटी फैक्टर Q is equal to ratio of the resonant frequency, मतलब ऊपर तो आ जाएगा resonant frequency ओमेगा r, ठीक है, defined as the ratio of the resonant frequency to the difference in two frequencies taken on both sides of the resonant frequency.
दोनों तरफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी तो ये हो गई, इससे थोड़ा सा आगे एक फ्रीक्वेंसी ली गई और इससे थोड़ा सा पीछे एक फ्रीक्वेंसी ली गई। मतलब क्या है कि ये कितना शार्प है, ऐसा थोड़ी है कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए ही मेरे को बस शार्पनेस मिल रही है। देखो ऐसा होता है कि मैं मैक्सिमम करंट की अगर मैं बात करता हूँ ना, तो मैक्सिमम करंट के लिए मैं ये कहता हूँ कि अगर एक जरा से इंस्टेंस के लिए मेरी इस फ्रीक्वेंसी पर मुझे करंट मैक्सिमम मिल रहा है तो भी सर्किट मेरे लिए बेकार है। तो मैं ये चाहता हूँ कि थोड़ा सा उसके बाद पे भी वो बैलेंस रहे और थोड़ा सा उससे पहले पर भी मैक्सिमम करंट मेरे को मिलता रहे। तो तभी मैं कहता हूँ कि हाँ, थोड़ा ज्यादा टाइम के लिए मैक्सिमम करंट मिला तो मेरे को कुछ बेनिफिट होगा उस सर्किट का। जरा से टाइम के लिए मेरे को करंट मैक्सिमम मिल गया तो कोई खास मेरे काम का नहीं है फिर वो सर्किट। ठीक, क्योंकि मैं क्या चाहूंगा, हम आप ये देखिए, मैंने प्योरली रेसिस्टिव सर्किट निकाला, मैंने प्योरली कैपेसिटिव सर्किट निकाला, मैंने आरसी सर्किट निकाला, आरएल सर्किट निकाला, सब में मैं कर क्या रहा हूँ, मैं सब में ईएमएफ लेकर चल रहा हूँ और ईएमएफ की हेल्प से निकाल के आ रहा हूँ, करंट निकाल रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या है कि वोल्टेज यानी कि ईएमएफ ईएमएफ तो मैं प्रोवाइड करूंगा लेकिन आउटपुट में मुझे करंट चाहिए एंड दैट करंट शुड बी मैक्सिमम। वो करंट जितना मैक्सिमम होगा उतना अच्छा है। उसी तरीके से जैसे हम ये कहते हैं, जो रेटिंग्स होती है ना किसी भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस पर के 5 स्टार रेटिंग, इसका मतलब क्या है कि सेम वोल्टेज पर ये आपको मैक्सिमम आउटपुट दे। ठीक, तो उस चीज के लिए हम रेजोनेंस कंडीशन को स्टडी कर रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि ये शार्पनेस थोड़ी ज्यादा देर के लिए बनी रहे। तो हम ये कहते हैं कि क्वालिटी फैक्टर किस चीज पर डिपेंड करता है, कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अपॉन रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के बाद एक फ्रीक्वेंसी ले ली थोड़ी सी और थोड़ा सा पहले एक फ्रीक्वेंसी ले ली, कि अगर वो इतनी रेंज तक, अगर इतनी रेंज तक मेरे को मैक्सिमम करंट करंट मिलता रहेगा तो मैं ये कहूंगा कि हाँ, अब मेरा ये सर्किट जो है सक्सेसफुल है, कि मेरे को थोड़ा सा तो टाइम मिला जिसमें मेरे को मैक्सिमम करंट मिल रहा है। तो ये क्या हो गया, रेशियो ऑफ द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी to the difference in the two frequencies taken on both sides, यानी कि ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। अब ये ओमेगा 1 और ओमेगा 2 किस तरीके से होता है, अब ये देखिएगा, such that at each frequency the current amplitude becomes 1 upon root 2 times the value at resonant frequency। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर अगर करंट मतलब ओमेगा आर पर अगर मेरा मैक्सिमम करंट जो है वो आई नॉट था, आई नॉट था, तो ओमेगा 1 पर मेरा करंट क्या होना चाहिए, 1/√2 टाइम्स आई नॉट। ठीक है, ओमेगा 1 पर मेरा करंट होना चाहिए 1/√2 टाइम्स आई नॉट। सिमिलरली ओमेगा 2 पर भी मेरा करंट इतना ही होना चाहिए, इतना 1/√2 टाइम्स आई नॉट। समझ रहे हैं, बताइए, क्लियर है इतना? यस सर। सर मतलब ये 1/√2 एक फैक्टर फिक्स्ड है। हाँ, ये एक फैक्टर फिक्स है और ये भी किस वजह से कहा गया है, क्योंकि जो 1/√2 होता है ना, 1/√2 एक वैल्यू होती है। जैसे हम ये कहते हैं कि कभी भी हम क्या बताऊं आपको, अगर मान लीजिए हम ये कहते हैं कि जो करंट है, करंट हमारा साइन वेव की तरह चलता है। मैंने ई की बात करी तो ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, मैंने आई की बात करी तो आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो हम ये कहते हैं कि जो एक ना एवरेज वैल्यू ले ली जाती है, तो एवरेज वैल्यू मतलब क्या, कि 0 से 90 डिग्री के बीच में करंट हमारा बढ़ेगा, 0 से 90 डिग्री के बीच में करंट हमारा बढ़ेगा। ठीक, तो हम ये कहते हैं कि 0 और 90 डिग्री के बीच की एक वैल्यू ले लीजिए आप, तो बीच की वैल्यू हो गई 45 डिग्री, और साइन 45 डिग्री की बात करें या कॉस 45 की बात करें तो वो 1/√2 होता है। तो वो एक एवरेज वैल्यू निकालनी मैंने, इसलिए मैंने उस फैक्टर को ले लिया 1/√2। ये 1/√2 फिक्स रहेगी वैल्यू। समझ गए, मैं उसको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बताना यस चाहता, सर। उतना काम का नहीं है, उतना काम का नहीं है, फालतू में एक्सटेंड हो जाएगा। ठीक, तो ये ओमेगा 1 हो गया 1/√2 और ओमेगा 2 भी 1/√2। तो हमें ओमेगा 1 पर भी हमारी करंट इतना ही आएगा 1/√2 आई नॉट, और ओमेगा 2 पर भी इतना ही। तो अगर करंट इतना इतना वेरी करता है तो मैं कहूंगा कि हाँ, क्वालिटी फैक्टर अच्छा है हमारा इसका। ठीक, तो जरा देखते हैं कि अब मैं क्या करूंगा, यहाँ बिठाकर इस तरफ कर रहा हूँ।
ये क्वालिटी फैक्टर की बेसिक डेफिनेशन है, ओमेगा आर अपॉन ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। यहाँ पर ओमेगा 1 कौन सी फ्रीक्वेंसी होती है, जिस फ्रीक्वेंसी पर मेरा करंट होता है आई नॉट अपॉन रूट 2। ओमेगा 2 कौन सी फ्रीक्वेंसी है, इस फ्रीक्वेंसी पर ही मेरा करंट होता है आई नॉट अपॉन रूट 2। ओमेगा आर पर मेरा करंट होता है आई नॉट। ये मैं इस डायग्राम में सिर्फ ये हाईएस्ट पीक वाला डायग्राम एक बार बना रहा हूं ताकि चीज अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए ये हो गया ओमेगा, और इधर करंट आई, करंट आई वेरिएंस करंट। तो यहां पर तो मेरे को मैक्सिमम करंट मिल रहा है, मैक्सिमम करंट को मैंने बोल दिया आई नॉट। आई नॉट क्या हो गया, ई नॉट अपॉन आर, और ये फ्रीक्वेंसी क्या होगी ओमेगा आर। इसी तरह से यहाँ पर फ्रीक्वेंसी होगी ओमेगा 1, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी होगी ओमेगा 2, और दोनों पर ही करंट कितना लूंगा मैं, दोनों पर ही करंट कितना लूंगा मैं आई नॉट अपॉन रूट 2। ठीक है, इस एरो को थोड़ा ऊपर बना दूं कभी दिक्कत हो। यहाँ पर मतलब मैं इस पर वाई एक्सिस पर करंट ले रहा हूं, तो ये हो गया ओमेगा आर पर करंट मिल रहा है आई नॉट, और ओमेगा 1 पर भी आई नॉट अपॉन रूट 2, ओमेगा 2 पर भी आई नॉट अपॉन रूट 2। तो जब आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन आर है, तो आई नॉट अपॉन रूट 2 का मतलब क्या हो गया, ई नॉट अपॉन रूट 2 आर। बताइए समझ में आया कि नहीं, इतना तो क्लियर होगा। यस सर। ठीक है जी। अब जरा देखिएगा कि अब मैं यहाँ पर ये कहूंगा कि दोनों के बीच का जो गैप है, ये जो दोनों के बीच का जो गैप है, इस गैप की बात करते हैं जरा। चलिए जी, एक काम करते हैं, इधर आर में से ये वाला जो गैप है ना, ये जो मामूली सा गैप है, ये हो गया 2 डेल्टा ओमेगा। अब एक चीज समझिए क्या है कि ये जो इतना है, इतना गैप इसको बोल दिया डेल्टा ओमेगा, और ये जो इतना गैप है इस गैप को भी बोल दिया डेल्टा ओमेगा। तो टोटल गैप क्या हो गया 2 डेल्टा ओमेगा। ठीक है, टोटल गैप 2 डेल्टा ओमेगा। तो यहाँ से एक चीज समझ में आती है कि ये जो डेल्टा ओमेगा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी ये कैसे निकली। ये जो मैं एक्स एक्सिस पर ले रहा हूँ, एक्स एक्सिस पर मैं ले रहा हूँ ओमेगा, तो अगर मैं इस डेल्टा ओमेगा को निकालना चाहूँ, तो ये डेल्टा ओमेगा कैसे निकल सकता है, ओमेगा आर है जी ओ से लेकर यहाँ तक की दूरी, और ओमेगा 1 है ओ से लेकर यहाँ तक की दूरी। अगर मैं ओमेगा आर में से मतलब यहाँ से यहाँ तक वाली में से यहाँ से यहाँ तक वाला सब्ट्रैक्ट कर दूं, मतलब ओमेगा आर में से ओमेगा 1 सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो डेल्टा ओमेगा आ जाएगा। बताइए समझ गए। यस सर। ओमेगा आर माइनस ओमेगा 1 अगर ये कर दिया तो डेल्टा ओमेगा आ जाएगा। इतना ही गैप इसमें है, यानी कि अगर ओमेगा 2 में से ओमेगा आर को सब्ट्रैक्ट कर दें, अगर ओमेगा 2 माइनस ओमेगा आर कर दें तो भी डेल्टा ओमेगा आ जाएगा। ठीक है, तो ये दो चीजें हमने देखी। यहां से मैं इतना कह दूंगा फ्रॉम हियर कि ओमेगा 1 क्या हो गया, ओमेगा आर माइनस डेल्टा ओमेगा।
ओमेगा आर माइनस डेल्टा ओमेगा, और यहाँ से ओमेगा 2 क्या हो गया, ओमेगा आर प्लस डेल्टा ओमेगा। ठीक है ना, ये चीज होगी। अब मैं बात करूंगा कि क्यू फैक्टर का एक एक्सप्रेशन, ये तो हमने बोल दिया डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली। अब मैं क्यू फैक्टर का एक एक्सप्रेशन डिराइव करना चाहता हूँ, वो देखिएगा कैसे निकलेगा। देखिए जी, एक्सप्रेशन फॉर क्यू फैक्टर कैसे निकलेगा। मैं ये कहूँ कि अगर मैं ओमेगा 1 की बात करूँ, एट ओमेगा 1 और ओमेगा 2, चाहे ओमेगा 1 की बात करिए चाहे ओमेगा 2 की बात करिए, दोनों पर मेरा करंट कितना है, आई नॉट इज इक्वल टू, मतलब जो हमारा आई नॉट है ये है, आई जो है ये क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर वाई एक्सिस पर जो भी वैल्यू आ रही है वो आई की तो वैल्यू आ रही है। ओमेगा आर पर आई की वैल्यू क्या आ रही है, आई नॉट। ओमेगा 1 पर आई की वैल्यू क्या आ रही है, आई नॉट बाई रूट 2। तो आई इज इक्वल टू आई नॉट बाई रूट 2, मतलब ई नॉट अपॉन रूट 2 आर, ई नॉट अपॉन रूट 2 आर। सीधा सीधा क्या समझ में आता है कि अगर ओमेगा 1 और ओमेगा 2 की बात करें तो वहां पर जो हमारा वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस होता है, तो हमारा रेजिस्टेंस कितना आ रहा है, रूट 2 आर। ये समझ में आता है कि अगर, यस सर। है ना, तो हम ये कहेंगे एट ओमेगा 1 और ओमेगा 2 जेड, जेड क्या होता है, जेड की वैल्यू होती है बेटा आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये जो जेड है इंपीडेंस, ये जो इंपीडेंस है यही तो रूट 2 आर आ रहा है, तो इसको रूट 2 आर लिख देंगे, रूट 2 आर, रूट 2 आर, ये हो गया। इसके बाद अब हम ये कहेंगे यहां से आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस ओमेगा सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 आर स्क्वायर। ठीक है, मैंने इसको और इसको बराबर लेकर और दोनों का स्क्वायरिंग कर दिया। तो अब इस आर स्क्वायर को इधर ले जाओ, ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये हो गया। स्क्वायर रूटिंग करिए, स्क्वायर रूटिंग करेंगे तो ये हो जाएगा ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी इज इक्वल टू 2 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, क्या हो गया आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर का अंडर रूट हो गया प्लस माइनस आर। यहाँ तक क्लियर बेटा, यस सर। यहाँ तक क्लियर है। तो अब मैं क्या करूंगा इसमें, मैं ये पूरा जो इसकी डेफिनेशन है मैं वो मिटा रहा हूँ। तो रेजिस्टेंस एक तरफ आ रहा है प्लस आर और एक तरफ आ रहा है माइनस आर, प्लस आर और माइनस आर। तो देखिए एक चीज तो मुझे समझ में आती है कि ओमेगा 1 फ्रीक्वेंसी की कम वैल्यू है और यहाँ पर ये डिक्लाइनिंग स्लोप है, तो ओमेगा 1 के कॉरस्पॉन्डिंगली तो माइनस आर आ रहा होगा, और ओमेगा 2 जो है वो ज्यादा वैल्यू है फ्रीक्वेंसी की, तो इस तरफ जो है ज्यादा वैल्यू के लिए आप प्लस आर ले लो।
है ना। तो हम ये कहेंगे कि सिंस वी आर calculating r at omega 1 and omega 2. Therefore, omega 1 L minus 1 upon omega 1 C is equal to minus R. ये ध्यान से समझिए, क्योंकि ओमेगा 1 कम वैल्यू है तो कम वैल्यू के लिए देखिए दो वैल्यू आ रही है मेरे पास रेजिस्टेंस की, एक ज्यादा आ रही है एक कम आ रही है, एक पॉजिटिव प्लस आर आ रही है एक माइनस आर आ रही है। तो माइनस आर है कम वैल्यू और प्लस आर है ज्यादा वैल्यू, तो माइनस आर कम फ्रीक्वेंसी के कॉरस्पॉन्डिंग ही तो लेंगे, तो इसलिए माइनस आर मैं ले रहा हूँ ओमेगा 1 के लिए, ठीक है, और प्लस आर मैं लूंगा ओमेगा 2 के लिए। ओमेगा 2L minus 1 upon omega 2C is equal to plus R। इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1 और इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 2। ये दो इक्वेशंस आ गई। अब हमें क्या करना है, इन दो इक्वेशंस को ऐड कर देना है। ऐड फर्स्ट एंड सेकंड, मैंने दोनों को ऐड कर दिया, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 इंटू एल, ये दोनों माइनस माइनस के हैं, माइनस 1 अपॉन सी कॉमन आ जाएगा, माइनस 1 अपॉन सी कॉमन, ब्रैकेट में बचेगा 1 अपॉन ओमेगा 1 प्लस 1 अपॉन ओमेगा 2, और माइनस आर प्लस आर बेटा कितना हो जाएगा 0, ठीक है। हमने क्योंकि दोनों इक्वेशंस को ऐड कराया, तो माइनस आर और प्लस आर जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 0। अब ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 इंटू एल, इनका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम हो जाएगा ओमेगा 1 ओमेगा 2, न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ न्यूमरेटर में ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 है, यहाँ न्यूमरेटर में ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 है, कॉमन ले लो, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 कॉमन आ गया, ब्रैकेट में क्या बचेगा L माइनस 1 अपॉन C और 1 अपॉन ओमेगा 1 ओमेगा 2 इज इक्वल टू 0। ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इस पूरे ब्रैकेट में, इसको इधर ले जाओ 0 अपॉन एनीथिंग वो 0 हो जाएगा। तो ये बचा मेरे पास 1 अपॉन C मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन ओमेगा 1 ओमेगा 2 इज इक्वल टू L माइनस L, माइनस से माइनस कट गया। अगर ओमेगा 1 ओमेगा 2 को इधर ले आऊं और L को इधर ले आऊं, तो यहां से क्या समझ में आता है, ओमेगा 1 ओमेगा 2 की वैल्यू क्या हो गई LC 1 अपॉन LC। ये बता दो ये क्लियर है कि नहीं। यस सर। ये हो गया मेरे पास ओमेगा 1 ओमेगा 2 की वैल्यू हो गई 1 अपॉन LC। इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 3। मैंने क्या करा था, मैंने 1 और 2 को दोनों को ऐड कर दिया था, अब 1 को 2 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक है, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2। 1 फ्रॉम 2, तो जब इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ओमेगा 2L माइनस ओमेगा 1L हो जाएगा। ये हो गया ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 12 माइनस 1 अपॉन ओमेगा 2C और माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन ओमेगा 1C। बेटा ये मैं ऐसे लिख रहा हूँ 1 अपॉन C करके और ब्रैकेट में 1 अपॉन ओमेगा 1 माइनस 1 अपॉन ओमेगा 2। मुझे लगता है समझ गए होंगे। ये वाला टर्म माइनस 1 अपॉन ओमेगा 2C है और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 1 अपॉन ओमेगा 1C और माइनस का 1 अपॉन ओमेगा 2C, तो प्लस 1 अपॉन C कॉमन ले लिया तो 1 अपॉन ओमेगा 1 माइनस 1 अपॉन ओमेगा 2 बचेगा ब्रैकेट। समझ गए कि नहीं। यस सर। ऐसे ही जब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो r माइनस माइनस r यानी कि r प्लस r हो जाएगा, जिसको मैं 2r बोल दूंगा। फिर एलसीएम ले लीजिए यहाँ ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 L प्लस 1 अपॉन C और यहाँ एलसीएम लेंगे तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 1 ओमेगा 2 इज इक्वल टू 2r
यहाँ भी ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 है, यहाँ भी ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 है, तो आप ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 को कॉमन ले लो, ले लिया जी कॉमन, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 को कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बचा L प्लस 1 अपॉन सी और 1 अपॉन ओमेगा 1 ओमेगा 2 इज इक्वल टू 2r। फिर देखिए ओमेगा 1 ओमेगा 2 1 अपॉन LC था, तो अगर 1 अपॉन ओमेगा 1 ओमेगा 2 की बात करें तो वो केवल LC आ जाएगा, रेसिप्रोकल अगर करेंगे तो ये इसका रेसिप्रोकल करेंगे 1 अपॉन ओमेगा 1 ओमेगा 2 हो जाएगा, तो इसका भी तो रेसिप्रोकल होगा LC हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या होगी LC, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 L प्लस 1 अपॉन C इनटू इस पूरे ब्रैकेट की वैल्यू होगी बेटा LC इज इक्वल टू 2r, C से C कट गया, रीजन में आप लिख देंगे फ्रॉम थर्ड, ये थर्ड इक्वेशन को यूज करके क्या बचा L प्लस L ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 ब्रैकेट में 2L इज इक्वल टू 2r, 2 से 2 काट दो, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 ये कितना आ गया R अपॉन L, इसको बोलिए जी इक्वेशन नंबर 4। यहां तक समझ गए? यस सर। चलिए जी, यहां तक करने के बाद में फिर हम बात करेंगे क्वालिटी फैक्टर की, कि क्वालिटी फैक्टर था क्या, ये मिटा रहा हूं मैं इधर। तो क्वालिटी फैक्टर हमने देखा था, ये था Q इज इक्वल टू ओमेगा R अपॉन ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, यही तो था। तो Q इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, ओमेगा R अपॉन ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 मैंने क्या निकाला R अपॉन L, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाता है, ओमेगा R इंटू L अपॉन R, क्लियर है? यस सर। क्लियर है? अच्छा, और 2 मिनट और ले लूं, छोटा सा ही एक चीज और बची है, ये कंप्लीट हो। यस सर। अच्छा, जरा देखिएगा कि जैसे मेरे पास ये वाली वैल्यू आई है ना ओमेगा R इंटू L, अब मैं इसमें क्या करूं कि मैं ये जानता हूं कि ओमेगा इंटू एल क्या होता है, ओमेगा इंटू एल हमारा कैपेस इंडक्टेंस का रिएक्टेंस होता है, ओमेगा इंटू एल, ठीक है। तो देखो कि ओमेगा इंटू एल रिएक्टेंस हो गया, यानी कि ये हमारे पास वैल्यू हो गई एक तरह से रेसिस्टेंस की, रेसिस्टेंस में अगर मैं करंट मल्टीप्लाई कर दूं तो वोल्टेज बन जाता है, तो Q इज इक्वल टू ओमेगा R L इंटू आई, आई ले लीजिए करंट कौन सा, आरएमएस वैल्यू ले लेंगे करंट की, मैंने ऊपर भी आरएमएस से मल्टीप्लाई कर दिया आई आरएमएस, और नीचे भी आई आरएमएस से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। अब Q को मैं क्या बोल दूंगा, देखो क्योंकि मैं रेजोनेंट कंडीशन की ही बात कर रहा हूँ, क्वालिटी फैक्टर निकाला ही रेजोनेंट कंडीशन में जाता है, तो रेजोनेंट कंडीशन में जो हमारी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आई थी उसी को तो मैंने ओमेगा आर बोल दिया था, तो हम कंडीशन क्या लेकर चल रहे थे, ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी इज इक्वल टू 0, ओमेगा एल इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी, ओमेगा एल क्या है एक्सएल, 1 अपॉन ओमेगा सी क्या है एक्ससी, तो मैं एक्सएल और एक्ससी साथ साथ लेकर चल रहा था, दोनों को इक्वल लेकर चल रहा था, तो चाहे तो मैं इस ओमेगा एल को एक्सएल बोल दूं और ओमेगा आर किस लिए, सिर्फ ये बताने के लिए कि रेजोनेंट कंडीशन है, नहीं तो बेसिकली ओमेगा एल ही है ये, तो ओमेगा एल की वैल्यू क्या होती है एक्सएल,
चाहे तो एक्सएल बोलो चाहे एक्सी बोलो, अगर रेसिस्टेंस का सॉरी इंडक्टेंस का जो रिएक्टेंस है, यानी कि इंडक्टेंस जो रेसिस्टेंस ऑफर कर रहा है, उसमें अगर करंट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो करंट इनटू रेजिस्टेंस क्या होता है, वोल्टेज। तो ये क्या हो गया, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस एल और सी। क्यों? क्योंकि ओमेगा एल है तो क्या हो जाएगा, इंडक्टेंस का रेजिस्टेंस। अगर 1/ओमेगा सी है तो क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस का रेजिस्टेंस। और कैपेसिटेंस का रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस का रेजिस्टेंस दोनों इक्वल है, तो चाहे तो इसको वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टेंस बोल दो, अक्रॉस एल बोल दो, या अक्रॉस सी बोल दो। और आई इंटू आर क्या हो गया, अप्लाइड वोल्टेज। अप्लाइड वोल्टेज, समझ गए? यस सर। और सर एक चीज और पूछनी है, जैसे आर इंटू आई है डिनोमिनेटर में, सर हम इसको वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस भी तो बोल सकते हैं, रेजिस्टर सॉरी। मैं बता रहा हूँ, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस इसको क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि आई आर एम एस जो वैल्यू होती है ना, आई आर एम एस वैल्यू बैटरी की मानी जाती है। ये जो बैटरी जितना भी करंट डिलीवर कर रही है, भाई करंट तो बैटरी ही डिलीवर कर रही है ना, जो मैंने बैटरी लगाई है, जो वोल्टेज सोर्स लगाया है। तो इस वजह से हम ये कहते हैं कि उसमें कभी वो ज्यादा वैल्यू डिलीवर करता है, कभी कम वैल्यू डिलीवर करता है। वही तो हम देख रहे हैं कि मैक्सिमम वैल्यू करंट की कब आएगी, थोड़ी कम कब आएगी, तो हम मैक्सिमम वैल्यू के लिए देख रहे हैं ये जो रेजोनेंट कंडीशन है। तो अब क्या है कि आई आर एम एस मतलब एक रूट मीन स्क्वायर, यानी कि एक एवरेज वैल्यू ले ली, तो एवरेज वैल्यू जो करंट की है वो वोल्टेज सोर्स यानी कि बैटरी ही डिलीवर करेगा उसको। उस बैटरी में रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई करा, तो इसलिए अप्लाइड वोल्टेज बोला है उसको मैंने। समझ गए? ठीक है सर, यस सर। हाँ, अब ये जो क्वालिटी फैक्टर है, क्वालिटी फैक्टर का जो ये एक्सप्रेशन आया है, इस एक्सप्रेशन को वोल्टेज मैग्निफिकेशन भी बोलते हैं, वोल्टेज मैग्निफिकेशन। ठीक है जी, इसके साथ आरएलसी सर्किट खत्म। और आपका ये जो इसकी रेजोनेंट कंडीशन है, ये रेजोनेंट कंडीशन भी खत्म। कुछ एक न्यूमेरिकल्स देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, और उसके बाद फिर पावर इन एसी सर्किट, पावर फैक्टर, ये सब करेंगे। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। यस, थैंक यू सर। चलिए, ओके।